दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश और आपका स्वागत है सिलेक्शन गाइडर के इस नए वीडियो में। एमपीटेट वर्ग एक परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपीटेट एग्जामिनेशन दिसंबर में प्रस्तावित है और हम लोग यहां पर सिलेक्शन गाइडर पर राजनीति विज्ञान विषय से बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान में आप लोगों को बता दें 3 डेमो क्लासेस आपको अवेलेबल करा दी गई हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। जल्दी आपको हमारा एक एप्लीकेशन भी देखने को मिलेगा जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल आज का जो क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बेसिकली, जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन्ड एक टॉपिक है। तो जो बेसिकली आप लोगों को ये समझना होता है कि राज्य है क्या, है ना। और उसके अलावा बहुत सारे जो विचारक हैं उन्होंने राज्य के अलग अलग पर्सपेक्टिव बताए हैं, अलग अलग फॉर्मेशन के तरीके बताए हैं, अलग अलग प्रकार से लोगों ने राज्य को परिभाषित करने की भी कोशिश की है ना। तो राज्य की जो परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए, है ना, अगर आपसे कम शब्दों में पूछा जाए कि राज्य की जो उत्पत्ति है ना वो किस चीज पर निर्भर करती है ना, किस चीज पर निर्भर करती है ना। तो हमारा जो ये ऑफिशियल सिलेबस है इसमें आप शक्ति और अधिकार वाले भाग में आएंगे तो राज्य की उत्पत्ति से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। देखिए, राज्य एक वह संस्था है ना, राज्य जो है वो एक ऐसी संस्था है जो कि एक निश्चित भूभाग होता है ना। जैसे आप भारत को देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर राज्य आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं एक देश से, ठीक है। राजनीति विज्ञान में हम लोग राज्य एक देश को डायरेक्टली संबोधित करते हैं। जब तक हम लोग इसका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट या कोर वाला पार्ट पढ़ रहे होते हैं तब आपको ध्यान रखना होता है जितनी भी बातें राज्य के लिए की जा रही हैं वो एक देश को ध्यान में रखते हुए की जा रही हैं, ठीक है। तो राज्य एक ऐसी संस्था है जो कि एक निश्चित भूभाग में काम कर रहा है, ठीक है। क्या करेगा वो, एक उसके पास में एक फिक्स बाउंड्री होती है। जैसे आप हैं, आपके पास में एक प्लॉट है, अब उस प्लॉट में आप उस चीज में जितना उस प्लॉट में आपका अधिकार है, अब उस प्लॉट के अंदर जितना भी एरिया आपको जिस तरीके से यूज करना है वो पूरा आपके ऊपर है। आप जैसे चाहें वैसे उस प्लॉट को यूज कर सकते हैं अलग अलग मानकों के अनुसार, ठीक है। तो राज्य एक ऐसी संस्था, अगर देश के लेवल पर जाते हैं तो राज्य एक ऐसी संस्था है जो कि निश्चित भूभाग में सर्वोच्च अधिकार उसके पास में होते हैं, सोवरेनिटी उसके पास में होती है। वो जितने भी निर्णय लेना होता है वो आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। जिसमें सरकार होती है जो कि कानून बनाने का कार्य कर रही होती है और उसे लागू भी करेगी। राज्य में जो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, वो सरकार है जो कि पूरा का पूरा काम और पूरी व्यवस्था को देखने का काम करती है, ठीक है। अब देखिए, राज्य ऐसा तो है नहीं कि भाई एक ही बार में राज्य हमारा उत्पन्न हो गया। हमें तो पता है हम लोग कैसे उत्पन्न हुए हैं। हम लोग यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट के माध्यम से ही उत्पन्न हुए हैं। वो जो विकास चले है ना, तो उसको कई ना कई तत्वों में, एक तरह से कई तत्वों का समावेश उसे माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, है ना। एलिमेंट्स, राज्य के जो मुख्य तत्व हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो सबसे पहला जो तत्व है ना, अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो राज्य कैसा, है ना। अगर लोग ही नहीं रहने वाले तो आप निश्चित भूभाग को घेर करके चाहे जो करिए, क्या मतलब होगा उस चीज का। तो सबसे पहली जो जरूरत, जो बेसिक एक एलिमेंट, मुख्य तत्व माना जाता है वो जनसंख्या को माना जाता है, पॉपुलेशन माना जाता है, जो कि राज्य के नागरिक होते हैं। पहला पॉइंट, राज्य के नागरिक, ठीक है। दूसरा, एक एक को नोट करते जाएं। उसके बाद में उसके पास में अपना एक अधिकार क्षेत्र, एक टेरिटरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई वो नोमैड जैसे नोमैड्स होते हैं ना, क्या करते हैं, बंजारे एक जगह से दूसरी जगह पर रिसोर्सेज को खोजते खोजते मूव करते रहते हैं। कभी इधर गए कभी उधर गए, जहां पर रिसोर्सेज उन्हें मिले वहां पर वो बस जाते हैं, है ना। तो उनके पास में एक निश्चित भूभाग नहीं है ना। लेकिन हमारे पास में निश्चित भूभाग होना चाहिए अगर हमें राज्य बनाना है। निश्चित सीमाओं वाला क्षेत्र, भारत की एक अपनी फिक्स सीमा है जिसकी वजह से लड़ाई भी बहुत सारी हम लोगों ने करी है ना। वो इसी वजह से, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि भाई हमारी जो सीमा है उस पर कोई बाहरी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। निश्चित सीमा है, उस पर जितना भी अधिकार क्षेत्र है वो भारत में रहने वाले लोगों का और भारत की सरकार का होना चाहिए। इस वजह से निश्चित भूभाग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला जो टर्म आया, अब उस भूभाग को कंट्रोल करना है, पूरा प्रशासन चलाना है, शासन की व्यवस्था करनी है। जितनी भी व्यवस्थाएं शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर हम लोग कर रहे हैं, जैसे कल्याणकारी योजनाओं को चलाना, लोगों को बेनिफिट करना, लोगों में एक प्रशासन का भाव जिसमें लोग जो है वो एक नियम को फॉलो करें। भारत में जैसे आप देखते हैं, भारत में संविधान लागू हुआ, संविधान के अनुसार ही सारी चीजें चलती हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी उसी के हिसाब से चलते हैं। तो सरकार जो है वो शासन की व्यवस्था यहाँ पर करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। ये भी एक प्रमुख तत्व हो जाता है किसका, ये भी राज्य का एक प्रमुख तत्व हो जाता है। उसके बाद में अब जो चीजें हैं वो आप अपने डिसीजन को अगर खुद से ले पा रहे हो तब तो आप राज्य हो। लेकिन अगर आप
सर्वोच्च संस्था जो है वो राज्य ही होता है। अंतिम जो निर्णय लेने का काम है, अंतिम जो सत्ता होती है वो राज्य होता है। अगर राज्य के पास में कंप्लीट पावर नहीं है तो आप उसे राज्य की संज्ञा नहीं दे सकते। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं भाई, कई बार जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ताइवान को एक देश नहीं मानते हैं। इसी तरह से बहुत सारे छोटे छोटे देश ऐसे हैं जहां पर ये विवाद होता है और उनको राज्य की संज्ञा नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि उनके पास में संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता राज्य को बनाने में, राज्य को पूरी तरह से क्रियान्वित करने में संप्रभुता का सबसे मेजर रोल रहता है। तो संप्रभुता बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके बाद में गार्नर, अगर आप देखें एक विचारक गार्नर है ना, गार्नर ने एक स्टेटमेंट दिया, राज्य एक ऐसा समुदाय है जो कि निश्चित भूभाग पर रहता है। ठीक है, एक फिक्स यहां पर लैंड है। उसके अलावा एक संगठित सरकार द्वारा ये शासित भी होता है जो संप्रभुता रखती है। जो संगठित सरकार, हमारी संप्रभुता, जिसके पास में पावर है, जैसे भारत में देखते हैं जिसके पास में मेजॉरिटी होती है वही सरकार चलाती है ना। जैसे मोदी जी के पास में अभी वर्तमान में मेजॉरिटी है, हो सकता है आगे चल करके ना हो, है ना। तो जिसके पास भी रहेगी मेजॉरिटी वो उस समय पर सरकार चलाने का कार्य करती है। तो संप्रभुता यहां पर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद में अगला जो पॉइंट आया उसमें हम लोग देखते हैं कुछ सिद्धांत जो कि इससे रिलेटेड है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाई राज्य जो है ना वो मानव की बस की चीज नहीं है, ये तो देवताओं ने हमारे लिए बना दिया, मानव इस चीज को नहीं बना सकता। उस सिद्धांत को हम लोग क्या कहेंगे? उस सिद्धांत को हम लोग कहेंगे दैवीय सिद्धांत। कैसा? ईश्वरीय सिद्धांत या डिवाइन ओरिजिन थ्योरी या फिर दैवीय सिद्धांत इसे हम लोग कहेंगे। इसका जो मुख्य कार्य है वो यही है कि मान्यता यह है कि राज्य जो है वो राज्य और राजा दोनों ईश्वरों की देन है। किसकी देन है? ये दोनों ही दोनों भगवान की देन है, ईश्वर की देन है। ये यहां पर बताया गया है, राज्य और राजा दोनों ही किसकी देन है? ईश्वर की देन है, ऐसा कहा गया। ये हमारे दैवीय सिद्धांतों में आता है। समर्थन, अब इसमें जो समर्थन मिला वो इसको किसका किसका मिला? तो प्राचीन भारत भी इस चीज को मानता। प्राचीन भारत पूरी तरह से धर्म पर आधारित था ना, उसने भी इस चीज को माना कि भाई राज्य जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो देवताओं के द्वारा ही बनाया गया है। मिस्र हो गया, यूरोप हो गया, ये सारे के सारे जो देश हैं ये इस चीज का, इस मत का समर्थन करते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति, राज्य को जो बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है? वो देवताओं के द्वारा, ईश्वरीय संस्था इसे माना गया है। ये आप ध्यान में रखिएगा। हीगल ने तो ये भी कह दिया था कि राज्य जो है वो स्टेट जो है वो मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ होती है। ये भगवान जब यहां पर पैर पसारते हैं उसी जगह को एक राज्य की संज्ञा दी जाती है, ऐसा हीगल का कहना था। ठीक है, ये ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय सिद्धांत इस तरह से संदर्भित होता है। उदाहरण मतलब राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और वो यहां पर ईश्वर को, जैसे हम लोगों ने देखा है दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे ऐसे भी शासक रहे थे जिन्होंने खुद को मसीहा माना था या फिर मसीहा का अंश माना था या फिर ईश्वर का एक प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को उन्होंने स्थापित किया था। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बलबन अपने आप को क्या कहता था कि वो ईश्वरीय है, वो भगवान का एक दूत है, उसकी आप पूजा करो, है ना। ऐसा राजा, बहुत सारे राजा जो है वो अपने आप को प्रमाणित, उस चीज की प्रमाणिकता भी देते हैं। आलोचना की हुई लोकतंत्र और आधुनिक विचारधारा के विरुद्ध ये सारी चीजें हैं। अगर देवताओं के द्वारा सब कुछ निर्मित होता है ना तो राज्य तो एकदम अच्छे से फ्रीक्वेंटली काम कर रहा होता, बहुत अच्छे से यहाँ पर सारी चीजें हो रही होती, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज ना होता, है ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना, ऐसा नहीं है। ऐसा इस वजह से नहीं है क्योंकि भाई ये निर्मित ईश्वर के द्वारा होता तो वहां पर सारी चीजें स्टैंडर्ड होती। स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ पर विवाद भी देखने को मिलते हैं, यहाँ पर लड़ाई भी देखने को मिलती है, यहाँ पर प्रेम भी देखने को मिलता है। अगर प्रॉब्लम्स हैं मतलब ईश्वर के द्वारा वो निर्मित एक संस्था नहीं है, इस वजह से इसकी आलोचना होती है। और ईश्वर के द्वारा निर्मित है तो वहां पर लोगों की तो बात कोई करेगा ही नहीं, सब राजा को ईश्वर मानेंगे, राजा जैसा भी होगा उसको वो ईश्वर मान करके उससे वो शासित होते रहेंगे। तो ये एक ड्रॉबैक जो कि लोकतंत्र के मत को जो मानते थे वो इस चीज को विरोध करते हैं। ठीक है, इसके बाद में होता है शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, शक्ति के सिद्धांत ने ये कहा बल के प्रयोग से ही, बल के माध्यम से ही राज्य की उत्पत्ति हो सकती है। अगर आपने एक रीजन देखा, जैसा हॉब्स कहता है ना, हॉब्स कहता है जो राज्य है हमारा वो बहुत ज्यादा हिंसक बर्बर समाज है। ठीक है, हिंसक बर्बर समाज होने के साथ साथ में राज्य यहाँ पर अगर उसको वहां पर राज्य स्थापित करना है तो उसमें एक संप्रभु चाहिए। तो उसके लिए आप एक निरंकुश राजा को बैठा दो जो कि संप्रभु रहेगा, जिसके पास में सारे अधिकार रहेंगे। शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादक हॉब्स को माना गया। बेसिकली शक्ति के बल का प्रयोग करके राज्य की स्थापना आप करेंगे, है ना। और राज्य में युद्ध नहीं होगा ऐसा
हो ही नहीं सकता, ऐसा मुसोलिनी कहता है ना। युद्धों के माध्यम से विजेता ने राज्य बनाए थे, ये आप याद रखेंगे। और आलोचना क्या हुई, शक्ति को ही आधार मान लिया और मानव समाज की विविधता को नकारते हुए यहां पर चीजों को रखा गया, इस वजह से इसकी आलोचना होती है। मतलब केवल शक्ति को ही मान लिया और कोई अदर कोई फैक्टर ही नहीं। हाँ, शक्ति एक फैक्टर माना जा सकता है, लेकिन अगर आप एग्रेसिवली शक्ति को स्थापित करने की कोशिश करोगे तो कुछ समय पर जब आपकी शक्ति कमजोर होगी तो जनता यहां पर एम्पावर करेगी और वो रिवोल्ट कर देगी, तो वो एक स्थायी व्यवस्था नहीं है ना, स्थायी ये व्यवस्था नहीं है, इस वजह से इसकी आलोचना होती है। ठीक है, अगला जो पॉइंट आया, अगला यहां पर जो टर्म आया, अगला जो हमारा फैक्टर आया, अगला जो सिद्धांत आया वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। बहुत बार पूछा जाता है, सामाजिक संविदा सिद्धांत। ये कहता है, इसमें जो प्रथम जो लोग रहते हैं वो थॉमस हॉब्स का नाम आता है, जॉन लॉक्स का नाम आता है और रूसो का। ये लोग कहते हैं कि भाई जो राज्य की उत्पत्ति हो रही है ना, वो किसी ना किसी आधार पर कहीं ना कहीं सामाजिक समझौते की वजह से हो रही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक साइन होता है जिसके माध्यम से राज्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो हॉब्स आया, हॉब्स कहता है जो हमारा समाज है ना, वो पूरी तरह से हिंसक बर्बर समाज है और उसके ऊपर एक निरंकुश शासक आप स्थापित कर दो तो आपका राज्य बनकर के तैयार हो जाएगा। ये थॉमस हॉब्स कह रहा है। मतलब जो समझौता है वो एक ही समझौता है और उसके माध्यम से निरंकुश शासक वहां पर स्थापित हो रहा है, ये आपको याद रखना है, ये सामाजिक समझौता है। ठीक है, दूसरा जो भाग आया लॉक का, लॉक कह रहा था कि भाई शांत और सभ्य हमारा समाज चल रहा है। ठीक है, हमारा जो समाज है वो पूरी तरह से शांत और सभ्य चल रहा है। यहां पर दो समझौते होंगे जिसके माध्यम से राज्य को बनाया जाएगा और दूसरा एक राज्य ऐसा स्थापित किया जाएगा जो कि अधिकारों की, स्वतंत्रता की और उसके अलावा संपत्ति की रक्षा करेगा। ये काम किसने किया, ये बात किसने कही, ये बात जो है वो जॉन लॉक ने स्थापित की। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा नंबर आता है रूसो का। रूसो कहता है भाई शुरुआत में तो मनुष्य बहुत ज्यादा शांत और सभ्य रहा, ठीक बात है, लेकिन बाद में धीरे धीरे एक व्यक्ति आया और उसने अपने भूभाग को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद वजह से फिर विवाद शुरू हुआ। तो एक शांत सभ्य समाज हमारा हिंसक बर्बर समाज बन जाएगा। इसको सॉल्व करने का ये तरीका है सामान्य इच्छा की, जनरल विल की एक अवधारणा को इन्होंने पेश किया, जिसके माध्यम से सर्वसम्मति से सारी चीजें होनी चाहिए। ये यहां पर प्रस्ताव रूसो के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, मान्यता यह थी कि लोगों ने आपसी समझौते से राज्य का निर्माण किया ताकि शांति और सुरक्षा बनी रहे और संपत्ति भी उनकी यहां पर सुरक्षित रहे, हर एक चीज जो है वो सुरक्षित रहे। लोगों ने आपसी समझौते के माध्यम से ऐसा किया था। ठीक है, हॉब्स की बात करेंगे तो ये नास्टी और ब्रिटिश शॉर्ट, यहां पर इसने प्रारंभिक अवस्था में जीवन को कैसा बताया था, बहुत ब्रूटल ये जीवन बताया था। हिंसक बर्बर समाज हुआ करता था, छोटी विचारधारा यहां पर हुआ करती थी, लोगों ने स्वतंत्रता छोड़ दी थी और राजा को सब कुछ समर्पित, सारी सत्ता राजा के पास में, सारे अधिकार राजा के पास में दे दिए जाते हैं। लेकिन यहां पर एक ड्रॉबैक ये है, राजा निरंकुश हो गया है, राजा निरंकुश, लेकिन अगर और ज्यादा वो अत्याचार करेगा तो जनता के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है, फिर से वही लोकतांत्रिक विचारधारा के विरोध में ये लोग रहते हैं। ठीक है, जॉन लॉक आया है तो सरकार केवल अधिकारों की रक्षा करने का काम करे, सारे अधिकार हम लोग सरकार को नहीं देंगे। यदि सरकार अनुचित हो जाएगी तो जनता के पास में ऑप्शन है कि उसे बदला भी जा सके। ये विचारधारा लॉक की थी, जो कि उदारवाद के जनक भी माने जाते हैं और इनकी विचारधारा बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड भी विचारधारा है। रूसो का नाम आता है तो ये सामूहिक इच्छा की परिभाषा देते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करने का काम करते हैं। इन्होंने कहा भाई शांत सभ्य समाज से हमारा हिंसक बर्बर समाज हो गया है, एक सामान्य इच्छा स्थापित कर दो, जनरल विल के माध्यम से राज्य को स्थापित करो और वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग राज्य बनेगा, सबसे ज्यादा मजबूत वो राज्य का संगठन बनेगा। ठीक है, इसके बाद में अगला जो नंबर आया वो आया ऐतिहासिक और विकासात्मक सिद्धांत का। ठीक है, ऐतिहासिक और विकासात्मक सिद्धांत, इसमें बेसिकली मान्यता यह है कि राज्य का विकास धीरे धीरे परिवार में, फिर परिवार के बाद में कबीले में, कबीले के बाद में जनजाति में, जनजाति के बाद में राष्ट्र के रूप में धीरे धीरे ये निर्माण होता है। यहां पर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट या विकासात्मक ये चीजें चलती हैं, एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक बढ़ती जाएंगी, जैसा कि नाम बताता है वैसा ही इसका काम भी है ना। समर्थन इसमें समाजशास्त्र वाले लोगों ने इसका समर्थन किया और मानव शास्त्र को मानने वाले विचारकों ने भी इसका समर्थन किया। अगला जो आता है वो आर्थिक सिद्धांत होता है, कार्ल मार्क्स ने इसे दिया था। इसने ये कहा, इस आर्थिक सिद्धांत के माध्यम से ये कहा गया, राज्य एक वर्गीय व्यवस्था है जो पूंजीपतियों के हित की रक्षा करने का काम करता है ना। मान्यता यह है कि राज्य एक वर्गीय व्यवस्था जो कि पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करने का काम करता है। राज्य
राज्य का अंत जो है वो वर्गहीन समाज में हो जाएगा। लास्ट में क्या होगा, जो सबसे ज्यादा समृद्ध लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनसे सत्ता छीन ली जाएगी और सरबरा वर्ग का शासन हो जाएगा, जिसमें सारे लोग बराबर हो जाएंगे, है ना। वर्गहीन समाज स्थापित करने की बात यहां पर मार्क्स ने की थी अपने आर्थिक सिद्धांत या फिर मार्क्सिस्ट सिद्धांत में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों ने देखे राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत। ठीक है, राज्य से संबंधित अगर प्रमुख स्रोत देखेंगे तो हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पर जो स्रोत हैं, पश्चिमी जो हमारे स्रोत हैं, वेस्टर्न जो हमारे स्रोत हैं, उनमें क्या क्या आता है, उसमें बेसिकली प्लेटो और अरस्तु का नाम, जो कि आदर्श राज्य और नैतिकता पर बल देने का कार्य कर रहे हैं, है ना। प्लेटो भी आदर्शवाद उदारवादी विचारक, और उसके अलावा अरस्तु भी यहाँ पर आदर्श राज्य की और नैतिकता की बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैकियावेली आते हैं, जो कि यथार्थवादी राजनीति पर बहुत ज्यादा, रियल पॉलिटिक पर ये बहुत ज्यादा प्रेशर करते हैं। तो ये वेस्टर्न सोर्सेज जो कि राज्य के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला जो नाम आया हॉब्स, लॉक, रूसो, तीनों को आपने देख लिया। सामाजिक संवेदना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये तीनों लोगों का नाम आ जाता है। हीगल और कांट आदर्शवादी दृष्टिकोण को पेश करने का कार्य करते हैं, और इसके अलावा मार्क्स और एंगल्स जो है वो वर्ग संघर्ष या फिर वर्ग विहीन समाज की वकालत करने का कार्य करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। भारत में भी ऐसे ही डेवलपमेंट हुए हैं। तो भारत में जो हुआ, भारतीय स्रोत की अगर बात करें तो उसमें जो प्रमुख नाम आ जाता है वो मनुस्मृति, जो कि कहते हैं धर्म के आधार पर राज्य की अवधारणा होनी चाहिए। ठीक है, महाभारत और रामायण कहता है राजा के कर्तव्य और नैतिकता शासन का उल्लेख करने का काम करते हैं, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहता है कि राज्य की संरचना, प्रशासन और नीति के बारे में इन्होंने अवधारणा दी है। बुद्ध और महावीर के विचार अगर आप देखेंगे तो अहिंसा और नैतिक शासन की बात यहां पर की जाती है। ज्यादातर जो फोकस होता है वो अहिंसा पे होता है और नैतिकता पर ही भारत में ज्यादातर फोकस दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से भारतीय राज्यों की अवधारणा को हम लोगों ने यहां पर देखा, है ना। कुल मिलाकर के ये बात है कि राज्य की उत्पत्ति का प्रश्न केवल राजनीतिक ही नहीं है, बल्कि दार्शनिक भी है, ऐतिहासिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक भी है ना। इसके अलावा आधुनिक समय में राज्य का उद्देश्य केवल शासन करना ही नहीं है, बल्कि नागरिकों का सर्वांगीण विकास, कंप्लीट एक डेवलपमेंट करना भी राज्य का कर्तव्य है, जो कि अभी वर्तमान में राज्य करते भी हैं, है ना। कैसा लगा ये कंप्लीट कलेक्शन, जिसके माध्यम से हम लोगों ने राज्य की उत्पत्ति को बहुत अच्छे से, एक एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हुए किया है। अगर किसी भी पॉइंट में कहीं पर भी कोई भी डाउट आएगा तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और इसी तरह के लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में शेयर करें। यहाँ पर हम लोग पीजीटी पॉलिटी की कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमपी टेट वर्ग एक एग्जाम को टारगेट में लेते हुए, और दिसंबर में आपका एग्जाम प्रस्तावित है। तो चीज़ें आपको थोड़ा सा स्टार्ट करनी होंगी, अभी एक होता है ना किक स्टार्ट लेने की ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ सिलेक्शन गाइडर पर, और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आसान भाषाओं में आगे बढ़ाते रहिए। नमस्कार।